नमस्कार दोस्तों, मैं आरती श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक लैटिन अमेरिकी कहानी, एक आदमी दो औरतें। वो जो तुझको मुझको जोड़ता था। इस कहानी की लेखिका है इसाबेल अलेंदे और इसका हिंदी अनुवाद किया है उपमा ऋचा ने। पहले मैं लेखिका का थोड़ा सा परिचय दे देती हूँ, इससे आपको इस कहानी से जुड़ने में सहायता मिलेगी। इसाबेल अलेंदे स्वतंत्र पत्रकार, विचारक, सामाजिक कार्यकर्ता और सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली स्पेनिश लेखिका हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं द हाउस ऑफ द स्पिरिट, सिटी ऑफ द बीट्स, इवालुना, द आइसलैंड बीनीथ द सी। आधुनिक प्रगति के ऐतिहासिक तामझाम से पहले जिस किसी के पास भी थोड़ी बहुत बचत थी, उसे जमीन में गाड़ दिया जाता था। अपने खजाने को सुरक्षित रखने का एकमात्र यही तरीका उन्हें आता था। ये तो बहुत बात की बात है जब लोगों ने बैंकों पर भरोसा करना सीखा। एक बार जब चौड़े रास्ते बन गए और लोगों के लिए बसों द्वारा एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक जाना आसान हो गया, लोगों ने अपने सोने और चांदी के सिक्कों को रंगीन कागज के टुकड़ों में बदल लिया और उन्हें मजबूत संदूकों में बंद कर दिया, जैसे वो बहुत बड़ा खजाना हो। तोमास वर्गास लोगों की इस मासूमियत पर हंसता था, क्योंकि उसे बैंक की व्यवस्था पर कतई भरोसा नहीं था। वक्त ने उसे सही ठहराया और 30 साल सत्ता में रहने के बाद जब एल बेनिफैक्टर की सरकार गिरी और रुपए के नाम पर इन रंगीन कागज के टुकड़ों की कोई कीमत नहीं रह गई, तो बहुत से लोगों ने इन रंगीन कागजों को अपनी मासूमियत की त्रासद यादगार के रूप में दीवारों पर सजावट के लिए चिपकाना शुरू कर दिया। कस्बे के सारे लोग जब इन रुपयों की निरर्थकता के बारे में चिट्ठियां लिख रहे थे और अखबार उनकी शिकायतों को दर्ज कर रहे थे, तोमास वर्गास की सोने की गिट्टियां सुरक्षित गड्ढों में सहेजी जा चुकी थी। हालांकि उसकी खुशकिस्मती से उसकी कंजूसी और धोखेधड़ी में कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो अब भी ना लौटाने की ठानकर पैसे उधार लेता था। उसके बच्चे भूखे रहें या बीवी चीथड़े पहने, वो ठाठ से पनामा हैट पहनता और महंगे सिगार सुलगाता था। उसके बच्चों की फीस भी हमेशा बकाया रहती थी। उसके अपने 6 जायज बच्चों की पढ़ाई मुफ्त हो रही थी, जिसका पूरा श्रेय कस्बे की शिक्षिका एनिस को जाता था। एनिस को लगता था कि जब तक उसके दिमाग में बुद्धि और शरीर में ताकत है, कस्बे के किसी भी बच्चे को अनपढ़ नहीं रहना चाहिए। वर्गास की लड़ने भिड़ने, दारूबाजी और औरतबाजी करने की आदत पर उसकी बढ़ती उम्र ने कोई असर नहीं छोड़ा था। कस्बे के सबसे जांबाज मर्द होने का उसे गुरूर था। जब भी वो दारू के नशे में सराबोर होकर निकलता, अपनी छाती फुलाकर और गला फाड़कर अपनी जिंदगी में आई उन सभी औरतों के नाम लेता जिनके साथ उसके संबंध रहे थे, और उन सभी हराम की औलादों के नाम लेना भी वो नहीं भूलता जिनकी रगों में उसका खून दौड़ रहा था। अगर उसके प्रलाप पर भरोसा किया जाता तो अब तक उसकी 300 संतानें थी, क्योंकि हर बार के जुनून में वो अलग अलग नाम उच्चारता। पुलिस उसे कई बार पकड़कर ले गई थी और उसकी पीठ पर जमकर लातें जमाई थी कि शायद उसमें कहीं कोई सुधार हो, पर उस पर इन सब का कोई असर दिखाई नहीं देता था। हाँ, एक आदमी ऐसा जरूर था जिसकी वो इज्जत करता था, और वो था दुकानदार तुर्क रियाद हलाबी। इसलिए जब भी पड़ोसी वर्गास को पीकर धुत हुआ देखते या देखते कि वो अपने बीवी बच्चों को पीट रहा है, तो वो झट रियाद हलाबी को खबर करने पहुंच जाते। रियाद भी सुनते ही बगैर अपनी दुकान में ताला लगाए तेजी से वर्गास के अहाते में पहुंच जाता। उसके जबान खोलने से पहले ही वर्गास
जैसे ही उसे देखता शांत हो जाता। उस जैसे हबशी को शर्मिंदा करने के लिए रियाद ही एकमात्र कारगर औजार था। वर्गास की बीवी एंटोनिया सियरा उससे 26 साल छोटी थी, पर वो 40 की उम्र में ही बूढ़ी हो चुकी थी। उसके मुंह में एक आध दांत ही बचा था। जवानी के दिनों में कभी खूबसूरत रह चुका उसका शरीर कड़ी मशक्कत, गर्भाधान और गर्भपातों से जर्जर हो चुका था। लेकिन कभी कभी आज भी जब वो सिर ऊंचा कर और कमर लचका कर चलती, उसकी चाल में पुरानी खूबसूरती का खुमार और बीती हुई खनक दिखाई दे जाती थी। एंटोनिया के लिए दिन के 24 घंटे काफी नहीं थे, क्योंकि घर में बच्चों की और बाड़े में मुर्गियों की परवरिश के अलावा वो पुलिस वालों के लिए दोपहर का खाना पकाकर और स्कूल की धुलाई पुछाई कर अपने लिए भी वो कुछ पैसे कमा लेती थी। कई बार उसके शरीर पर स्याह नीले निशान देखकर भी उससे कोई सवाल नहीं पूछता था, क्योंकि सब उसके पति की करतूतों से वाकिफ थे। सिर्फ रियाद हलाबी और स्कूल टीचर एनिस किसी न किसी बहाने से उसे कभी खाना, कभी कपड़े, बच्चों के लिए किताबें, कॉपियां और विटामिन की गोलियां पकड़ा देते थे। एंटोनिया ने अपने पति की बहुत सी ज्यादतियां बर्दाश्त की थी, जिसमें उसका अपनी रखैलों को गाहे बगाहे घर में ले आना भी शामिल था। और एक दिन किसी दुखी और उदास प्रेतात्मा की तरह तोमास वर्गास के उस कस्बे में कोंचा दियाज सरकारी ट्रक पर सवार होकर अवतरित हुई थी। दरअसल ट्रक के ड्राइवर को उस पर तरस आ गया जब उसने उस लड़की को एक गठरी अपने कंधों पर और एक पेट पर लादे तपती सड़क पर नंगे पांव चलते देखा। सभी ट्रक शहर जाने से पहले रियाद के अड्डे पर रुकते थे, इसलिए रियाद हलाबी पहला आदमी था जिससे उस लड़की का साबका पड़ा। जिस अंदाज में वो लड़की आकर उसके अड्डे पर खड़ी हुई और अपनी गठरी को उसने जमीन पर रख दिया और अपनी गठरी को उसने जमीन पर रखा, रियाद समझ गया कि वो राह से गुजरने वाले मुसाफिरों में से नहीं थी, बल्कि अपना बोरिया बिस्तर वहीं जमाने आई थी। वो कम उम्र की ठिगनी सांवली सी लड़की थी, जिसके सिर पर धूल और धूप से सने घुंघराले बालों की लटों ने अरसे से कंघी की शक्ल नहीं देखी थी। जैसा कि रियाद सभी मुसाफिरों के साथ करता था, उसने कोंचा को बैठने के लिए कुर्सी और पीने के लिए शरबत का गिलास थमा दिया और उस लड़की की जिंदगी के हादसों और बदनसीबी की कहानी सुनने के लिए तैयार हो गया। लड़की ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपनी उंगलियों से नाक सुड़की और दृष्टि नीचे फर्श पर जमा दी। फिर अपनी बदकिस्मती की दुहाई देते हुए उसके गालों पर आंसुओं की लकीरें बह निकली। आखिरकार उसे समझ आ गया कि वो तोमास वर्गास से मिलना चाहती है। उसने फौरन वर्गास को बुलाने के लिए किसी को भेज दिया। जैसे ही उसने वर्गास को आते देखा, उसने वर्गास की बाह पकड़कर उसे संभलने का मौका दिए बिना उस लड़की के सामने धकेल दिया। लड़की कहती है उसके पेट में तुम्हारा बच्चा है, रियाद ने धीमे और सख्त स्वर में कहा, जैसा वो अक्सर गुस्से में करता था। इसका क्या सबूत है तुर्क? माँ कौन है ये तो कोई भी बता सकता है, पर बाप के बारे में कोई पक्का नहीं कह सकता। वर्गास ने अपनी अस्थिरता छुपाने की कोशिश में कहा और खलनायकी अंदाज में आंख मार दी। उसकी ये क्रिया वहां खड़े सब लोगों को नागवार गुजरी और इसके साथ ही लड़की ने अपनी रुलाई का सुर ऊंचा कर दिया। सुबुकते हुए उसने कहा कि अगर उसे बाप का नाम पता नहीं होता तो वो कभी इतनी दूर चलकर नहीं आती। रियाद ने वर्गास को कहा कि उसे अपने किए पर शर्म आनी चाहिए। वो लड़की के बाप की उम्र भी पार कर चुका है और अगर वो समझता है कि लोग हमेशा की तरह इस बार भी उसे माफ कर देंगे तो वो गलत समझ रहा है। लड़की ने और भी जोर से रोना शुरू कर दिया। चलो उठो बच्ची, तुम मेरे घर में कुछ दिन ठहर जाओ, कम से कम जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता। सब जानते थे रियाद अब यही कहेगा। कोंचा दियाज ने और जोर से सिसकियां भरते हुए घोषणा कर दी कि तोमास वर्गास के घर पर ही रहने के लिए वो इतनी दूर से चलकर आई है और सिर्फ वहीं रहेगी। दुकान पर बहती हवा भारी हो गई और माहौल में सन्नाटा छा गया।
जिसे पंखे के चलने और लड़की के नाक सुड़कने की आवाज ही तोड़ सकती थी। उस सुबकती लड़की के सामने किसी की ये कहने की हिम्मत नहीं पड़ी कि ये बूढ़ा आदमी शादीशुदा है और उसके 6 बच्चे हैं। ठीक है कोंचा, तुम यही चाहती हो तो यही होगा। तुम अभी इसी मिनट मेरे घर चलोगी। आखिरकार वर्गास ने उस लड़की की पोटली उठाई और अपने साथ ले चला। एंटोनिया सिएरा घर लौटी तो उसके बिस्तर पर दूसरी औरत आराम फरमा रही थी। जिंदगी में पहली बार एंटोनिया से सब्र नहीं हुआ। उसके गुरूर ने उसकी भावनाएं छिपाने से इनकार कर दिया। उसकी जिल्लत नीचे सड़क तक सुनी जा सकती थी। वो बाजार में गूंज रही थी और हर घर में घुसपैठ कर रही थी। वो चीख रही थी कि कोंचा दियाज एक नाली के कीड़े जैसी गलीज है और कि एंटोनिया सिएरा उसका जीना इस कदर मुहाल कर देगी कि वो वापस लौट जाएगी और वो इस गलत फहमी में कतई ना रहे कि उसके बच्चे इस चुड़ैल के साथ एक छत के नीचे रहने के लिए मान जाएंगे, कि एंटोनिया कोई बेवकूफ जाहिल औरत नहीं है और उसका पति भी अब अपने रंग ढंग सुधार ले, क्योंकि उसने उस राक्षस की सारी हैवानियत और धोखाधड़ी सिर्फ अपने गरीब मासूम बच्चों की खातिर बर्दाश्त कर ली है। पर अब वो दिखा देगी कि एंटोनिया सिएरा है क्या। उसकी सन की बड़बड़ाहट 1 हफ्ते तक चली और बाद में उसकी चीखें बुदबुदाहट में बदल गईं। उसने अपनी खूबसूरती के आखिरी निशान भी खो दिए, यहाँ तक कि अपनी चाल भी वो भूल गई और चाबुक खाए कुत्ते की तरह घिसटती हुई चलने लगी। उसके पड़ोसियों ने उसे समझाना चाहा कि दरअसल ये वर्गास की गलती है, कोंचा की नहीं। पर एंटोनिया अच्छी या बुरी किसी भी तरह की सलाह सुनने को तैयार नहीं थी। उस घर में जिंदगी कभी भी बहुत खुशहाल नहीं थी, पर उसके आने से तो वो घर नरक से बदतर हो गया। एंटोनिया अपने बच्चों के बिस्तर पर गुड़ी मुड़ी होकर दूसरी लड़की पर गालियां बरसाते हुए रात गुजार देती, जबकि दूसरी तरफ उसका मर्द लड़की को पुचकारने के बाद बाहों में लेकर खर्राटे भर रहा होता। तड़के मुंह अंधेरे एंटोनियो को उठना पड़ता। वो कॉफी बनाती, बच्चों का नाश्ता तैयार करती और उन्हें स्कूल भेजती। पुलिस वालों के लिए खाना पकाती, कपड़े धोती और इस्त्री करती। उसके भीतर की कड़वाहट छलक छलक कर बाहर आती, पर वो रोजमर्रा के अपने सारे काम एक मशीनी मुस्तैदी से करती चली जाती। उसने अपने पति के लिए खाना बनाना बंद कर दिया था, इसलिए उसके जाते ही कोंचा ये काम संभाल लेती, ताकि रसोई में एंटोनिया का सामना उसे ना करना पड़े। एंटोनिया की नफरत इतनी हिंसक दिखाई देती थी कि उसके पड़ोसियों को डर लगता था कि किसी दिन वो अपनी सौत की हत्या ना कर दे। इसलिए वो रियाद हलाबी और स्कूल टीचर एनिस के पास गए कि इससे पहले कि कोई दुर्घटना हो वो कुछ हस्तक्षेप करें। लेकिन चीजें इस तरह नहीं बदली। 2 महीने में कोंचा का पेट तरबूज जितना हो गया। उसके पैर इतने सूज गए कि पैरों की नसें फटने को हो गईं और अकेलेपन से घबराकर उसका रोना 24 घंटे जारी रहता। तोमास वर्गास उसके आंसुओं को देख देख कर थक गया और अब वो सिर्फ सोने के लिए घर आता। इसके साथ ही दोनों औरतों का बारी बारी से खाना पकाना बंद हो गया। कोंचा ने उठना और कपड़े बदलना भी बंद कर दिया। उसमें अपने लिए 1 कप कॉफी बनाने की भी ताकत नहीं थी और अब वो सारा दिन छत के पंखे की ओर टकटकी लगाए पड़ी रहती। एंटोनिया दिन में तो इसे नजरअंदाज करती, पर रात होते होते अपने किसी एक बच्चे के हाथ कोंचा के लिए गर्म दूध का गिलास भिजवा देती, ताकि कोई ये ना कहे कि उसने किसी को अपनी छत के नीचे भूख से बिलख कर मर जाने दिया। ये दिनचर्या कुछ दिनों तक दोहराई गई। कुछ समय बाद कोंचा भी बाकी सबके साथ बैठकर खाने लगी। एंटोनिया उसके सामने से ऐसे गुजरती जैसे उसकी उपस्थिति से अनजान हो। अब उसने कोंचा को पास आते देखकर कोसना और ताने देना लगभग बंद कर दिया था। जब उसने कोंचा को दिन पर दिन दुबलाते और हड्डियों का ढांचा रह जाते देखा, खेत के बीचों बीच खड़े एक काक भगौड़े की तरह जिसका तंबूरे जैसा पेट था और आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे थे, तो बड़े धीमे कदमों से माया ममता ने उसके भीतर जगह बनानी शुरू कर दी थी। आखिर एंटोनिया ने अपनी सारी मुर्गियों को
एक एक कर काट कर उसे सूप और सालन बनाकर देना शुरू कर दिया। और जब मुर्गियों की तादाद घटते घटते एक दिन खत्म हो गई तो उसने वो किया जो आज तक कभी अपने लिए भी नहीं किया था। वो रियाद हलाबी के पास मदद मांगने के लिए गई। मैंने 6 औलादों को जन्म दिया। कुछ तो पैदा होने से पहले ही मर गईं, पर मैंने किसी को गर्भ के दौरान इतना बीमार नहीं देखा। एंटोनिया ने लजाते हुए रियाद को समझाया, ये लड़की तो महज हड्डियों का ढांचा रह गई है। तुर्क गले से नीचे एक निवाला जाते ही वो फौरन उसे उलट देती है। फिर वो कुछ संभल कर अपने को सफाई देते हुए बोली, ऐसा नहीं है कि मुझे उसकी बड़ी परवाह है। उसकी ये बीमारी मेरा सिर दर्द नहीं है। पर तुर्क, जरा सोचो तो सही कि अगर वो मेरे घर पर मर गई तो मैं उसकी गरीब माँ को क्या जवाब दूंगी। रियाद हलाबी ने बीमार लड़की को ट्रक में डाला और अस्पताल ले गया। एंटोनिया भी उसके साथ साथ गई। दोनों अस्पताल से दवाइयों की रंग बिरंगी गोलियां और कोंचा के लिए एक नई पोशाक लेकर लौटे, क्योंकि जो ड्रेस उसने पहन रखी थी उसे तो वो अपनी कमर से नीचे खिसका भी नहीं सकती थी। कोंचा की तकलीफ ने एंटोनिया को अपने पुराने दिनों के कुछ टुकड़े याद दिला दिए, जब वो खुद जवान थी और पहली बार गर्भवती हुई थी। वो भी ऐसे ही दौर से गुजर रही थी। एंटोनिया नहीं चाहती थी कि कोंचा के आने वाले दिन भी उसके दिनों की तरह यातनादायक हों। कोंचा के प्रति उसके मन में अब नाराजगी तो दूर, एक भीगी सी रहस्यात्मक संवेदना पनपने लगी थी। धीरे धीरे वो उसे अपनी उस बेटी की तरह देखने लगी थी जिसने अपनी जवानी के जुनून में कोई गलत कदम उठा लिया था, और हर सूरत में अब उसे सुधारना उसकी माँ की जिम्मेदारी थी। लड़की को अपने शरीर में अप्रत्याशित बदलाव आए देखकर घबराहट होने लगती थी। जहां तहां पसरती सूजन, बार बार पेशाब के लिए उठना, बत्तख की तरह डगमगाते कदम भरना, अनियंत्रित उबकाइयां और इन सब से ऊपर मर जाने की अदम्य इच्छा। किसी किसी दिन तो वो सुबह के वक्त इतनी बीमार होती कि बिस्तर से उठ ही नहीं पाती। तब एंटोनिया बारी बारी से उसकी देखरेख करने के लिए अपने बच्चों का नंबर लगा देती और अपना दिन भर का काम जल्दी जल्दी निपटा कर कोंचा की देखभाल के लिए दोपहर को ही वापस लौट आती। किसी दिन ऐसा भी होता कि कोंचा बड़ी चुस्त और तरोताजा उठती। तब एंटोनिया जब सारे दिन अपना काम कर थकी टूटी लौटती तो उसे घर साफ सुथरा और खाना मेज पर तैयार मिलता। एंटोनिया के आते ही कोंचा उसे गर्मा गर्म कॉफी का एक कप बना कर देती और उसकी बगल में खड़े होकर वफादार जानवरों सी नमी आंखों में लिए उसकी कॉफी पीने का इंतजार करती। बच्चा शहर के अस्पताल में ही पैदा हुआ, क्योंकि उसने सीधे रास्ते से इस दुनिया में आने से इनकार कर दिया था। उन्हें बच्चे को बाहर निकालने के लिए कोंचा दियाज के पेट में चीरा लगाना पड़ा। एंटोनिया उसकी देखभाल करने के लिए 1 हफ्ता अस्पताल में रही। अपने बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी उसने एनेस्थीसिया के जिम्मे डाल दी। दोनों औरतें हलाबी की मालगाड़ी नुमा ट्रक में वापस आईं। एग्वा सेंटा के सब लोग उनका स्वागत करने आए। जब एंटोनिया ने नए नकोर बच्चे को गोद में लेकर एक दादी की सी ठसक से बच्चे का मुंह सबको दिखाया और तुर्क के प्रति एहसान जताते हुए बताया कि बच्चे का नाम रियाद वर्गास दियाज रखा जाएगा, तो कोंचा दियाज का चेहरा भी खिल उठा। ये सच भी था, क्योंकि तुर्क की मदद के बिना कोंचा के लिए मातृत्व का ओहदा पाना असंभव था। अस्पताल के सारे बिल भी रियाद ने भरे थे। तोमास ने तो खर्च की बात सुनते ही शाश्वत शराबी का ढोंग करते हुए अपने गढ़े हुए सोने को निकालने से साफ इनकार कर दिया था। अभी 2 हफ्ते भी नहीं बीते थे और कोंचा के पेट के टांके अभी सूखे भी नहीं थे कि तोमास वर्गास ने कोंचा दियाज को वापस अपने अड्डे पर लौट जाने को कहा। ये सुनना था कि एंटोनिया अपने कूल्हों पर हथेलियां धरे मुस्तैदी से सामने आई। बूढ़े खूसट का रास्ता रोकने की मजबूती जिंदगी में पहली बार उसमें दिखाई दे रही थी। तोमास ने हमेशा की तरह एंटोनिया की धुनाई करने के लिए अपनी बेल्ट को चाबुक की तरह हवा में फटकारा, पर एंटोनिया जिस तरह खूंखार निगाहों से उसकी ओर आगे बढ़ी, तोमास के कदम हैरत से पीछे हट गए।
और उसका चाबुक भी बीच रास्ते में ही ढीला पड़ गया। उसके पीछे हटते ही एंटोनिया के लिए ये समझना आसान हो गया कि कौन ज्यादा ताकतवर था। इस बीच कोंचा दियाज ने भी बच्चे को कोने में लिटाया और मिट्टी का एक भारी गुलदस्ता तोमास के सिर पर फोड़ने के इरादे से दोनों हाथों से सिर के ऊपर उठा लिया। वर्गास ने समझ लिया कि अब उसकी दाल नहीं गलने वाली। वो दोनों औरतों को कोसता और गालियां देता घर से बाहर निकल गया। पूरे शहर को इस घटना के बारे में पता चल गया। तोमास ने खुद ही कोठे वाली लड़कियों को भी इसके बारे में बताया और वहां से बात हवा की तरह हर तरफ फैल गई। उसके बाद चीजें तेजी से बदली। कोंचा दियाज की सेहत दिन पर दिन सुधरने लगी। जब एंटोनिया काम पर जाती तो कोंचा सब बच्चों की घर और बगीचे की देखभाल करती। तोमास वर्गास चुपचाप मिमियाता हुआ घर लौट आया। वो अब सारी कसर बच्चों को लताड़ कर पूरी करता और दारू के अड्डे पर जाकर भाषण झाड़ता कि ढोर डंगरों की तरह औरतें भी सिर्फ लाठी की भाषा समझती हैं। लेकिन घर लौटकर अपनी औरतों पर वो उस भाषा का इस्तेमाल नहीं करता। जब वो शराब के नशे में धुत रहता, बीच मैदान में खड़े होकर ऊंचे सुर में चारों दिशाओं में इस कदर अपनी बीवियों और रखैलों के मजे बखानता कि इसके बाद कई इतवारों को पादरी को चरित्रहीनता और भ्रष्टाचार का खंडन करने वाले प्रवचन दोहराने पड़ते और एक पत्नी के साथ सुखी गृहस्थी बसाने के सारे आदर्श ईसाई मूल्य नालियों में लौटते दिखाई देते। एग्वा सेंटा के लोग बेहद सहनशील थे। वो ऐसे आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे जो सुस्त था और हमेशा किसी न किसी के लिए परेशानी खड़ी कर देता था, जो कभी उधार के लिए हुए पैसे वापस नहीं देता था और अपने परिवार से मारपीट करता रहता था। पर जुए में ली गई उधारी वहां जायज नहीं थी। मुर्गों की लड़ाई हो या ताश का खेल, टिकटों को उंगलियों के बीच वो मोड़ कर रखते और उनको सबके बीच दिखाते। कभी ट्रकों के ड्राइवर 2-4 हाथ 3 पत्ती खेलने के लिए रुकते और अपनी नकद रकम कभी न दिखाते हुए भी जाते समय वो पाई पाई का हिसाब साफ करने के बाद ही वहां से रवाना होते। शनिवार को सेंटा मारिया जेल के गार्ड कोठों पर आते और हफ्ते भर की तनख्वाह दारू के अड्डे पर जुए में उड़ाकर चले जाते। कैदियों से भी ज्यादा खूंखार उनके ये गार्ड भी अंटी में पैसा ना होने पर कभी खेलने की जरूरत नहीं करते। जुए में ईमानदार होने के नियम को किसी ने अब तक नहीं तोड़ा था। तोमास वर्गास ने कभी जुआ नहीं खेला, पर जुए में लोगों को हारते जीतते हुए घंटों देखते रहना उसका प्रिय शगल था। वो खुद कभी लॉटरी का एक टिकट नहीं खरीदता, पर लॉटरी में जीतने वालों के नामों की घोषणा सुने बगैर वो रेडियो के सामने से हटता नहीं था। पैसों को लेकर उसकी कंजूसी ने उसे अब तक जुआ खेलने से रोक रखा था। पर तोमास के खिलाफ एंटोनिया सियरा और कोंचा दियाज के फौलादी गठबंधन ने तोमास की मर्दानगी को स्थगित कर दिया था और तोमास एकाएक जुआ खेलने लग गया। पहले पहल तो उसने छोटी मोटी चालें ही खेली और छोटे मोटे जुआरी ही उसके साथ खेलने आ बैठे। तोमास अपनी औरतों के बारे में खुशकिस्मत भले ही ना रहा हो, ताश के पत्ते उसके हक में सीधे ही पड़ते थे। आखिर आसानी से पैसा बनाने के कीड़े ने उसे भी काट लिया और वो जांबाज तरीके से तगड़ी बाजियां भी खेलने लगा। एक ही झटके में अमीर बनने के ख्वाब से वो बौखला गया। उसे लगा कि अपनी पिटी हुई इज्जत को वापस पाने का यही एक तरीका है। अब वो बड़े जोखिम उठाने लगा। जल्दी ही उसके इर्द गिर्द बड़े जुआरी बैठने लगे। बाकी के लोग उसके चारों ओर घेरा बनाकर खड़े हो जाते। जैसा कि पुराना रिवाज था, तोमास वर्गास अपने पैसे मेज पर फैलाकर नहीं बैठता, पर हारने पर वो खेल के अंत में चुका देता। घर पर स्थितियां बिगड़ती गईं। कोंचा को भी घर से बाहर काम करने जाना पड़ता। बच्चे अकेले घर पर रहते और स्कूल टीचर एनिस उन्हें आकर खाना खिला देती कि कहीं वो शहर जाकर भीख ना मांगने लगे। तोमास वर्गास की असली परेशानी शुरू हुई जब उसने एक लेफ्टिनेंट की चुनौती को मंजूर किया और उसके साथ 6 घंटे खेलने के बाद 200 पेसो जीत गया। लेफ्टिनेंट बड़ी बड़ी मूंछों वाला एक मोटा सांवला सा आदमी था जो अपनी जैकेट के बटन खुले रखता था ताकि लड़कियां उसके घने बालों वाली छाती और उस पर झूलती सोने की बेशुमार चेनों की तारीफ कर सकें।
एग्वा सेंटा में कोई उसे पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो अपनी सुविधा और सनक के अनुसार कानून गढ़ता था। सेंटा मारिया जेल में वो इस बात का खास ख्याल रखता कि बगैर तगड़ी मार खाए कोई भी जेल से बाहर ना निकले। लोग कानून से डरने लगे थे। 200 पेसो हारने से वो बौखला गया था, लेकिन उसने बिना कोई चूं चपड़ किए 200 पेसो निकाल कर दे दिए, क्योंकि अपनी सारी सत्ता के अधिकार और ताकत के बावजूद हारी हुई रकम अदा किए बिना वो मेज छोड़कर जा नहीं सकता था। तोमास वर्गास 2 दिन अपनी जीत के नशे में घूमता रहा। आखिर लेफ्टिनेंट ने उसे ललकारा कि वो अगले शनिवार को एक और तगड़ी बाजी खेलकर उससे बदला लेगा, और इस बार उसने 1000 पेसो की शर्त लगाई। उसने ऐसी जोरदार आवाज में घोषणा की कि वर्गास की मना करने की हिम्मत नहीं हुई। शनिवार की दोपहर को अड्डा ठसाठस भरा था। भीड़ और उमस इतनी थी कि लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था। आखिर जुए की मेज को उठाकर बाहर लाया गया ताकि सभी खेल देखने का मजा ले सकें। एग्वा सेंटा में पहली बार इतनी बड़ी रकम की बाजी लग रही थी। रियाद हलाबी को गेम का रेफरी नियुक्त किया गया। उसने सबसे पहले भीड़ को 2 कदम पीछे हटने को कहा ताकि किसी तरह की कोई बेईमानी ना हो। फिर लेफ्टिनेंट और पुलिस वालों को अपने हथियार जेल में छोड़कर आने को कहा। इससे पहले कि खेल शुरू हो, दोनों खिलाड़ी अपनी रकम मेज पर रखें, रेफरी ने कहा। मेरी जबान की कीमत है तुर्क, लेफ्टिनेंट ने कहा। मेरी भी, तोमास ने जोड़ा। अगर तुम हार गए तो कैसे चुकाओगे? रियाद हलाबी ने लेफ्टिनेंट से पूछा। शहर में मेरा एक घर है, अगर मैं हारा तो कल से वो घर वर्गास का होगा, लेफ्टिनेंट बोला। ठीक है, और तुम? मैं अपना गड़ा हुआ सोना दे दूंगा। पिछले कई सालों में एग्वा सेंटा में घटने वाली ये सबसे हैरत अंगेज घटना थी। बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक सब इसे देखने के लिए सड़कों पर इकट्ठा हो गए। नहीं आई तो बस एंटोनिया और कोंचा। लेफ्टिनेंट और तोमास वर्गास दोनों में से किसी के प्रति वहां के लोगों में कोई सहानुभूति का भाव नहीं था, इसलिए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन जीतेगा। मनोरंजन का सबब यह था कि दोनों खिलाड़ियों में से किसके दुखी होने का ज्यादा अनुमान लगाया जा सकता है। तोमास वर्गास के साथ ताश के पत्तों में उसकी खुशकिस्मत होने की फहरिस्त थी, और लेफ्टिनेंट ठंडे दिमाग का होने के साथ साथ सख्त और अनुशासित था। शाम के 7 बजे नियत समय और निश्चित की गई शर्तों के अनुसार खेल समाप्त हुआ, और रियाद हलाबी ने लेफ्टिनेंट को विजयी घोषित किया। अपनी जीत में भी लेफ्टिनेंट ने वही संयम बरता जो पिछले हफ्ते अपनी हार में बरता था। न अकड़ी हुई मुस्कान, न व्यंग्यात्मक शब्द। वो महज दांतों को छोटी उंगली के नाखून से कुरे देता अपनी कुर्सी पर बैठा रहा। चलो वर्गास, अब उठो, तुम्हारा सोने का गड़ा हुआ खजाना खोदने का वक्त आ गया है। दर्शकों का उत्साह थमने के बाद उसने कहा। तोमास वर्गास की त्वचा का रंग बुझी हुई राख सा काला पड़ गया था। उसकी कमीज पसीने से तरबतर थी, और वो सांस लेने के लिए हाँफ रहा था, जैसे हवा उसके गले में अटक गई हो। 2 बार उसने खड़े होने की कोशिश की, पर दोनों बार उसके घुटने लड़खड़ाने लगे। रियाद हलाबी को उसे सहारा देना पड़ा। आखिरकार मुख्य रास्ते की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए उसने ताकत जुटाई। तोमास वर्गास के पीछे पीछे लेफ्टिनेंट, पुलिस वाले, तुर्क, स्कूल टीचर एनिस और उनके पीछे पूरा शहर शोर शराबे के साथ एक जुलूस की शक्ल में चलने लगा। वो लोग कुछ मील चले होंगे जब वर्गास दाहिनी ओर सब्जियों की मेड़ की ओर मुड़ गया, जिसने एग्वा सेंटा को घेर रखा था। आगे रास्ता झाड़ियों से घिरा हुआ था, पर कुछ हिचकिचाहट के बाद उसने विशालकाय पेड़ों और ऊंचे देवदारों के बीच से रास्ता निकाल ही लिया। आखिरकार वो एक घाटी के किनारे पहुंचा, जो उस जंगल के फैलाव में मुश्किल से ही दिखाई देती थी। लोगों की पूरी जमात वहां ठहर गई। सिर्फ वर्गास और लेफ्टिनेंट ही आगे बढ़े। सूरज डूबने को था, फिर भी हवा में उमस और गर्मी का दबाव था। तोमास वर्गास ने सबको वहीं रुकने का संकेत दिया।
वो अपने घुटनों पर टिक कर हाथों और पैरों के बल रेंगता हुआ बड़े बड़े पत्तों के नीचे से चला गया। एक लंबा अंतराल गुजरा और अचानक उसकी चीख भरी दहाड़ सुनाई दी। लेफ्टिनेंट झाड़ झंखाड़ के बीच कूदा और तोमास को एड़ियों से खींचते हुए बाहर ला पटका। मामला क्या है? वहां नहीं है, वहां कुछ नहीं है। वहां कुछ नहीं है मतलब क्या है तुम्हारा? कसम से लेफ्टिनेंट, मुझे कुछ नहीं मालूम। किसी ने डाका डाला है, किसी ने मेरा सारा खजाना लूट लिया है। और वो एक विधवा की तरह रोने लगा। लेफ्टिनेंट के जूतों की ठोकरों ने उसे लगभग अर्धमूर्छित हालत में पहुंचा दिया था। सुअर के पिल्ले, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरी मां की कब्र से भी मैं अपने पैसे लेकर रहूंगा। इससे पहले कि लेफ्टिनेंट उसे मार मार कर उसका भुर्ता बना देता, रियाद हलाबी ने घाटी की ओर लुढ़क कर वर्गास को लेफ्टिनेंट के चंगुल से छुड़ा लिया। उसने लेफ्टिनेंट को शांत किया, उसे समझाया कि मारपीट से कोई हल नहीं निकलने वाला। फिर उसे घाटी से ऊपर आने में मदद की। तोमास वर्गास नीम बेहोशी की हालत में डगमगा रहा था और भय से कांप रहा था। रोते रोते वो इस कदर बिलबिला रहा था कि तुर्क को उसे घर तक पहुंचाना पड़ा। एंटोनिया सियरा और कोंचा दियाज आंगन में मूढ़े डाले कॉफी सुड़कते हुए अंधेरे को घिरते हुए देख रही थी। पूरी घटना जान लेने के बाद भी संत्रस्त होने का कोई चिन्ह उनके चेहरे पर नहीं था, बल्कि विचलित हुए बिना वो उसी तरह कॉफी सुड़कती रही। तोमास वर्गास को एक हफ्ते तेज बुखार रहा। बुखार के दौरान वो सोने के ढेलों और ताश के पत्तों के बारे में बड़बड़ाता रहा, बजाय इसके कि वो सोने का खजाना लुट जाने के गम में जान से हाथ धो बैठता। उसका स्वास्थ्य सुधरने लगा। जब वो चल पाने के लायक हुआ तो कुछ दिन घर से बाहर नहीं निकला, पर अंततः उसके व्यसन ने उसके विवेक पर काबू पा लिया और हिलते लड़खड़ाते हाथों से उसने पनामा हैट निकाली और शराब खाने की ओर चल पड़ा। वो उस रात नहीं लौटा। 2 दिन बाद किसी के साथ ये खबर आई कि उसका क्षत विक्षत शरीर उसी घाटी में पाया गया है जहां उसका खजाना गड़ा था। किसी ने गंडासे से उसके टुकड़े कर डाले थे। सब जानते थे कि देर सबेर उसका यही अंत होने वाला है। एंटोनिया सियरा और कोंचा दियाज ने बिना किसी शोक प्रदर्शन और बिना किसी शोभा यात्रा के उसे दफना दिया। रियाद हला